हाँ जी, तो फोर्थ चैप्टर के सेकंड सेशन में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और बिहेवियरल अप्रोच ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग, इन 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं शुरुआत करता हूँ। एनआईएसएम ने आपको जितना बताया है, आई फील वो बहुत बेसिक है, बट दैट्स ओके। ठीक है, अपने को अगर बेसिक भी ढंग से समझ में आ रहा है तो इट विल क्रिएट आवर फाउंडेशन फॉर आगे के लिए। ठीक है, चलो। तो टेक्निकल एनालिसिस अगर आप देखोगे ना तो क्या करते हैं पता है, चार्ट्स के थ्रू स्टॉक के चार्ट्स के थ्रू हिस्टोरिकली पैटर्न्स देख के फ्यूचर प्रोजेक्ट किया जाता है। ये एक ब्रॉडर लेवल पे टेक्निकल एनालिसिस है। सो आई कैन से दैट टेक्निकल एनालिसिस इज स्टडी ऑफ प्राइस विथ वॉल्यूम, कि मैं ना सिर्फ प्राइस स्टडी करूंगा बट उसके साथ कितना वॉल्यूम आ रहा है, कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस बढ़ रहा है तो स्ट्रेंथ दिखाता है कि लोग बढ़ते हुए भाव पे, जैसे जैसे भाव बढ़ा ज़्यादा लोगों ने स्टॉक खरीदा। एंड वॉल्यूम एंड टाइम, टाइम भी बहुत क्रूशियल फैक्टर हो जाता है आपका टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, कि आप कितने लंबे समय के लिए प्लान कर रहे हो स्टॉक को होल्ड करना। जितने, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए आप चाहो तो आप इंट्राडे के लिए टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। इंट्राडे के लिए टेक्निकल एनालिसिस करना है मतलब कि मुझे आज ही खरीदना और आज ही बेचना, तो उस केस के अंदर आप जो प्राइस मूवमेंट चेक करोगे वो एक एक मिनट का प्राइस मूवमेंट चेक करोगे, कि एक एक मिनट के प्राइस में मूवमेंट में क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, या 5 मिनट्स के प्राइस मूवमेंट में क्या पैटर्न बन रहे हैं। बट सर मैं तो क्या करता हूँ, आज खरीदता हूँ और 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद बेचता हूँ। तो आप डेली प्राइस, डेली मूवमेंट को ट्रैक करोगे कि रोज की जो कैंडल बनती है पर डे के भी अपन समझेंगे आगे वो कैसी बनती है। मैं तो सर, मैं तो आज खरीदता हूँ और 2 3 4 5 महीने 6 महीने बाद बेचूंगा, तो हो सकता है वीकली कर लो। मैं तो लॉन्ग टर्म प्लेयर हूँ सर, मैंने तो आज खरीदा, अब 10 15 साल छोड़ देंगे, तो हो सकता है मंथली कर लो। राइट, तो इट डिपेंड्स कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, आप जो एनालिसिस जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हो उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ ट्रेडिंग के पर्पज से ही किया जाता है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप चार्ट्स देख के लॉन्ग टर्म के लिए भी पैसा लगा सकते हो। यूजुअली क्या होता है ना, ट्रेडिंग का मतलब लोग समझते हैं अभी खरीद के अभी बेच दिया, तो उसके लिए तो होता ही है। बट अगर आपको आज खरीद के 3 महीने 4 महीने बाद बेचना है, साल भर बाद बेचना है, यू नीड टू राइड अ बुलिश मोमेंटम, तो भी आप ट्रेडिंग एग्जिट और एंट्री अपनी प्लान कर सकते हो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है तो। चलिए, ये 3 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है पूरा का पूरा। नंबर 1 इज, सबसे पहले नंबर 1 एक प्रिंसिपल जो है वो ये है कि जो हिस्ट्री होती है ना वो खुद को रिपीट करती है। यानी प्राइस ने जैसा बिहेवियर पहले दिया है वैसा बिहेवियर वो आगे भी देगा। अगर पहले कोई पैटर्न बना था और उसके बाद वो हुआ था, तो अब भी अगर कोई पैटर्न बन रहा है तो उसके बाद अब भी वही होगा जो पहले हुआ था। समझ रहे हो? ऐसा क्यों होता है? क्या प्राइस पागल है क्या कि वो सेम चीज रिपीट करता है? नहीं, प्राइस पागल नहीं है, लोग पागल है। प्राइस जो होता है ना, इट इज नथिंग बट इट इज समथिंग विच इज बीइंग कोटेड बाय द पीपल, ह्यूमन। तो लोगों का बिहेवियर कभी चेंज नहीं हुआ आज तक। समझ रहे हो? जैसे ही थोड़ा सा मार्केट गिरता है लोग और बेचना शुरू कर देते हैं और वो धड़म धड़म धड़ाम गिर जाता है। ठीक है, तो सिमिलरली प्राइस अपने आप को रिपीट करता है बिकॉज इतने सालों से, पिछले 100 200 300 सालों से इकोनॉमी, जो स्टॉक मार्केट का नजरिया रहा है लोगों का, वो कभी चेंज नहीं हुआ, उनका ग्रीड कभी चेंज नहीं हुआ, उनका साइकोलॉजी कभी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, फिर एक जो मेन प्रिंसिपल आता है वो ये आता है कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, कि प्राइस के अंदर है ना सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी समाई हुई है। मतलब कि जैसे कोई कंपनी का रिजल्ट आता है मान लो, और वो रिजल्ट बहुत अच्छा है, क्वार्टरली रिजल्ट आया कंपनी का और बहुत अच्छा आया, तो क्या आप देखते हो कि प्राइस तुरंत जंप कर जाता है, 5% भाग गया स्टॉक? ऐसा क्यों हुआ? प्राइस ने वो अच्छे रिजल्ट की इंफॉर्मेशन को खुद के अंदर समाहित कर लिया, डिस्काउंट कर लिया उसने खुद के अंदर, एंड वो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन थी तो वो भाग गया। कोई कंपनी है, उसका, उसके सीईओ के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के चार्जेस लग गए, स्टॉक प्राइस नीचे हो गया। क्यों नीचे हो गया? प्राइस ने वो जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन थी उसको अपने अंदर समाहित कर लिया, उसको अपने अंदर डिस्काउंट कर लिया। ठीक है, तो प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग एंड टाइम इन्फ्लुएंस प्राइस। जितना लंबा आप चलोगे ना, आपका प्राइस मूवमेंट जो है वो उतना नॉन वोलेटाइल हो जाएगा। ठीक है, ये 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस बात करता है। 3 एलिमेंट है टेक्निकल एनालिसिस, बोलता है कि इन 3 चीजों की स्टडी ही टेक्निकल एनालिसिस है। एनआईएसएम ऐसा समझाने की कोशिश करता है आपको, एनआईएसएम ने 3 टर्मिनोलॉजीज आपको समझाने की कोशिश करी है। एक होता है सपोर्ट,
ठीक है, सपोर्ट वो एक लेवल है, एक फिक्टिशियस लेवल है सपोर्ट, जहां पर प्राइस बार बार आके रुक रहा है। मैं समझाऊंगा अभी। रेजिस्टेंस वो एक लेवल है, नीचे गिरने से रुक रहा है, सपोर्ट में नीचे गिरने से रुक रहा है, उसको वो प्राइस सपोर्ट दे रहा है। जैसे ही मेरा स्टॉक का प्राइस, समझना, 100 रुपए से 90 रुपीज आता है, वापस वो जंप कर जाता है, 95 96 चला गया, फिर वापस जैसे ही वो 90 आया, 92 आया, 91 आया, फिर वो जंप कर गया। तो इसका मतलब ये है कि कोई बैठा है जो 90 रुपीज पे जैसे ही प्राइस गिर के आता है वो उसको एवरेज बाइंग कर लेता है। समझ रहे हो, कोई बड़ा प्लेयर है। तो जो बड़े बड़े बायर्स हैं वो प्राइस को नीचे नहीं गिरने दे रहे, ये होता है सपोर्ट। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है पता है? अड़चन लगा देना, रेजिस्टेंस लगा देना, अड़चन लगा देना। तो प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा है मेरा, ठीक है, दैट इज रेजिस्टेंस। मैं और ट्रेंड क्या होता है वो भी अपन समझते हैं। ट्रेंड एक तरफा मूवमेंट को ट्रेंड बोलते हैं। या तो ऊपर जा रहा है एक तरफा नीचे जा रहा है। मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चार्ट्स दिखा देंगे, ठीक है। इन तीनों की स्टडी को टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। पहले जरा एक बार ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ लो। जैसे समझना मेरी बात, ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 50 है, ये 70 है, ये 80 है। अभी क्या हुआ ना, प्राइस जो था वो थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा नीचे आया, थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा नीचे आया, थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा थोड़ा ऐसे, एकदम ऐसे फ्लैट लाइन नहीं बनेगी आपके लिए, डोंट वरी, ठीक है। नीचे आया, थोड़ा बड़ा नीचे आया, थोड़ा बड़ा। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम हो रही है यहाँ प्राइस के साथ? क्या प्रॉब्लम हो रही है पता है? प्रॉब्लम ये हो रही है प्राइस के साथ कि जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आता है, मोटे मोटे इस लेवल पे, ये जो रेंज है ना, इस रेंज में जब आता है ना, तब प्राइस रिजेक्शन मिल जाता है उसको। इसका मतलब ये है कि कोई है जो जैसे ही प्राइस आता है इस पे वो आके बेच देता है स्टॉक को, तो प्राइस वापस नीचे चला जाता है। मान लो बायर्स ने पूरा प्रेशर डाला और इस बार प्राइस ऊपर चला गया, समझना, बायर्स ने पूरा प्रेशर डाला, इस बार प्राइस ऊपर चला गया, तो पता है क्या हुआ इस पॉइंट पे? ये जो पॉइंट था ना, इस पॉइंट पे पता है क्या हुआ? इस पॉइंट पे बायर्स का जो फोर्स था ना, दैट इज मोर देन सेलर का फोर्स। ये जो सेलर थे, यहां पर सेलर जीत रहे थे ना कंटिन्यूअसली, अब क्या हुआ? यहां पर बायर जीत गया। बायर ने वो प्राइस तोड़ के ऊपर लेके आया कि मैं हाई क्वांटिटी के साथ खरीदूंगा, लो बेचो, जो प्राइस पे बेचोगे उस प्राइस पे खरीदूंगा, ठीक है। एंड बायर ने अपना कंट्रोल अपने हाथ में, बुल ने अपना कंट्रोल ले लिया। फिर क्या हुआ? प्राइस थोड़ा और ऊपर बढ़ा, ऊपर बढ़ा, ऊपर बढ़ा, ऊपर बढ़ा, अब क्या हुआ? नीचे आया और फिर प्राइस ऐसे बिहेव करने लग गया। तो ये क्या हो रहा है? ये क्या हुआ? ये जो रेंज बन रही है अभी, ये वाली जो रेंज बन रही है, ये क्या रेंज बन रही है पता है? दिस इज सपोर्ट, क्योंकि वो नीचे गिरने से रोक रही है ना। एंड ये जो था, ये क्या था? दिस इज रेजिस्टेंस। स्टॉक प्राइस में क्या ये चीज मूवमेंट होता है? बिल्कुल होता है। जो अर्लियर अर्लियर रेजिस्टेंस लेवल होता है ना, रेजिस्टेंस होता है ना, दैट इज नेक्स्ट सपोर्ट। ये प्रिंसिपल है टेक्निकल एनालिसिस का, मेरा इन्वेंट करा हुआ चीज नहीं, प्रिंसिपल है टेक्निकल एनालिसिस के, एकेडमिक्स में ये चीज समझाई जाती है, ठीक है। ट्रेंड का क्या मतलब होता है? ट्रेंड का क्या मतलब होता है? अच्छा मानो कोई स्टॉक है जो ऐसे मूव कर रहा है, तो क्या बोलोगे? कौन से ट्रेंड में? अप ट्रेंड में कि डाउन ट्रेंड में? अप ट्रेंड में। कोई स्टॉक है जो ऐसे मूव कर रहा है, तो क्या बोलोगे उसको? डाउन ट्रेंड में। देखिए जरा, दिस इज अप ट्रेंड, दिस इज डाउन ट्रेंड, दैट इज अप ट्रेंड, दैट इज डाउन ट्रेंड, ठीक है। एक अप ट्रेंड है, दूसरा डाउन ट्रेंड है। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? यप। अप ट्रेंड के अंदर क्या होता है पता है? ये हाई बनाया, ये लो बनाया, ये हाई बनाया, ये लो बनाया, ये हाई बनाया, लो बनाया, ये हाई बनाया, लो बनाया, ये हाई बनाया, ये हाई बनाया, लो बनाया, ये हाई बनाया, लो बनाया, ये हाई बनाया, लो बनाया, ये हाई बनाया। अब देखिए क्या हो रहा है, अप ट्रेंड में हायर हाइज बन रहे हैं, अगला हाई पिछले हाई के ऊपर बन रहा है। और डाउन ट्रेंड में क्या हो रहा है? लोअर लोज बन रहे हैं, जो अगला लो बन रहा है वो पिछले वाले के और नीचे बन रहा है, ठीक है। ये मजबूत स्थिति, इसको बोलते हैं बुलिश, इसको बोला जाता है बियरिश, कि यहाँ पर भालू का कंट्रोल है। भालू जो पंजा मारता है वो ऊपर से नीचे मारता है ना, तो बियरिश है। बुलिश, बुल ऊपर से नीचे मारता है, ठीक है, नीचे से ऊपर लेता है बुल, जब बुल अटैक करता है तो वो बुलिश है। ये लॉजिक है इसका, बियरिश और बुलिश का, ठीक है। अपन एक बार देख लेते हैं, जैसे ट्रेंड आप देखोगे तो आप ये देखिए ज़रा ध्यान से
क्या ये स्टॉक कौन से ट्रेंड में दिख रहा है आपको? वरुण बेवरेजेस लिमिटेड का स्टॉक है जो कंपनी पेप्सी बनाती है। कौन से ट्रेंड में? स्टॉक अप ट्रेंड में है क्या? कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में स्टॉक है क्या? मैं इसका वीकली चार्ट ओपन करता हूँ, देखिए क्या ये स्टॉक प्योर अप ट्रेंड में दिख रहा है कि आपको यहाँ से स्टार्ट हुआ है 233 रुपये से, बढ़ते 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 क्लियर कट अप ट्रेंड है स्टॉक का, राइट? सो ये चीज़ें ऐसी हैं जो अभी शुरुआत में बेसिक के लिए समझो। वैसे मैं आपको बताता हूँ, हम लोग एक टेक्निकल एनालिसिस का वर्कशॉप भी लेते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको ट्रेडिंग नहीं सिखाई जाती। आइडिया वो नहीं होता, आइडिया होता है कि आप कंफर्टेबल हो जाओ इन सब चीज़ों से। करना है नहीं करना है देखो तो आपकी पर्सनल चॉइस है, लोग तो बिना सीखे भी करते हैं, ठीक है, तो आप सीख लो, उसके बाद दैट इज़ टोटली अप टू यू, ठीक। तो मैं आपको बताऊंगा, और दैट इज़ ओनली मेंट फॉर स्टूडेंट्स, तो वो स्टूडेंट के लिए बनी हुई है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर कि मैं कोई टिप है कुछ भी, कोई टिप विप कुछ नहीं होता। आप सीखो, आप अपना काम करो भाई, हम तो बाहर हो गए सिखा के, वैसा चीज़ है, ठीक है। तो जो प्राइस होता है ना, वो प्राइस और टाइम, चार्ट जो होता है वो प्राइस और टाइम को दिखाता है, और जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो एक्टिविटी होती है कि आप प्राइस और टाइम को चार्ट में कन्वर्ट कर दो। जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो हमें है ना कई तरह के चार्ट होते हैं हमारे पास। सबसे पहला चार्ट आता है लाइन चार्ट। अब लाइन चार्ट में क्या होगा वो समझना ज़रा। लाइन चार्ट के अंदर पता है, जैसे आपको लाइन दिख रही है ना, ऐसी लाइन दिखती है जो आप न्यूज़पेपर्स वगैरह में लाइन छपी हुई देखते हो प्राइस की, तो ये लाइन चार्ट होता है। यूजुअली इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन की कमी रहती है, ठीक है, आप इसमें एनालिसिस प्रॉपरली नहीं हो पाता है। दूसरा चार्ट क्या आता है? दूसरा चार्ट आता है आपका बार चार्ट। बार चार्ट क्या होता है वो ज़रा ध्यान से समझना। बार चार्ट में आपको दो तरह के बार्स दिखेंगे, एक आपको रेड बार दिखेगा और एक आपको ग्रीन बार दिखेगा। अपन एक एक करके समझते हैं। ग्रीन बार का मतलब बताऊं क्या हुआ? ग्रीन बार का मतलब हुआ प्राइस यहां पर ओपन हुआ, ठीक है, प्राइस ओपन ओवर हियर, प्राइस ने ट्रैवल किया ऊपर तक, प्राइस थोड़ा सा नीचे भी गया, और प्राइस इस जगह पर आके क्लोज हुआ। ये एक बार है, आज का बार बनाइए, आज का प्राइस चार्ट है। इसका मतलब क्या है पता है? ध्यान से समझ लेना एक बार। ये ओपनिंग है, ये आज का ओपनिंग है, ये लो है, ये हाई है, और ये वाला क्लोजिंग है। ओपनिंग लेफ्ट से स्टार्ट होगा ना, प्राइस जब बनेगा तब लेफ्ट से बनेगा। तो ये आज दिन भर का प्राइस मूवमेंट था। अगर ये डेली बार चार्ट है, डेली बार चार्ट है तो, अगर ये वीकली बार चार्ट है तो पता है क्या होगा? ये इस हफ्ते का लो पॉइंट है, ये इस हफ्ते का ओपन है, ये इस हफ्ते की क्लोजिंग है, इस हफ्ते का हाई पॉइंट है। अगर ये 5 मिनट का बार चार्ट हुआ तो ये पिछले 5 मिनट का लो प्राइस है, ये हाई प्राइस है, ये हाई प्राइस है, ये ओपन प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। ये तो अप साइड का बार चार्ट ऐसे बनता है। जो डाउन साइड का बार चार्ट बनता है वो कैसे बनेगा पता है? प्राइस यहां पर ओपन हुआ, देखो ओपनिंग लेफ्ट से होगी, प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, प्राइस वहां से नीचे आया, थोड़ा सा प्राइस ने रिकवरी ली और इधर प्राइस क्लोज हो गया। अब क्या हो रहा है पता है? अब ये हो रहा है कि दिस इज ओपनिंग, दिस इज हाई, दिस इज क्लोज, एंड दिस इज लो। देखो लेफ्ट साइड से ओपन होगा, राइट साइड से क्लोज होगा। तो अगर ओपन ऊपर है और क्लोजिंग नीचे है तो इसका मतलब प्राइस ऊपर से नीचे गिरा है, और कैंडल का कलर रेड है, बार का कलर रेड है, तो ये सेल की कैंडल है। इस दिन क्या हुआ है? प्राइस नीचे गिरा हुआ है। समझ रहे हो आप? अपन एक बार इसको यहां पर कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करके देखते हैं, शायद आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ये देखिए, मैं ना इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और मैं इसको जाके बार्स में कन्वर्ट करता हूँ। ये देखिए, ध्यान से समझिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, एंड ये वाले बार पे फोकस कीजिए। ये वाले बार पे क्या हुआ पता है? या ये कोई भी एक अच्छे बार पे फोकस कर लो, ये वाले बार पे फोकस कर लो, चलो दिस पर्टिकुलर बार, ठीक है। मैं इसको अब बड़ा कर देता हूँ और बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, ये 5 जुलाई 2021 जो नीचे आपको डेट दिख रही है, इस दिन क्या हुआ? यहां से ओपनिंग हुई, ओपनिंग का प्राइस क्या था? 241.65। ये आपको ब्लैक में इधर दिखेगा इस जगह पर, ठीक है। ओपनिंग प्राइस क्या था? यहां पर ओपन हुआ, ड्यूरिंग द डे नीचे आया, लो बनाया उसने 236 का, ड्यूरिंग द डे वो ऊपर गया, उसने हाई बनाया 258 का, और क्लोजिंग लेवल जो आया उसका वो 256 का आया। समझ रहे हो आप? ये मेरा बार चार्ट है। बार चार्ट के अंदर है ना, बढ़िया है, बार चार्ट भी अच्छा लगता है, लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी, बार चार्ट में ना एनालिसिस करने में एक समस्या आती है पता है?
बार चार्ट है ना, दिखने में, वो बार चार्ट को देख के एनालिसिस करने में नॉट एवरी वन इज वेरी कंफर्टेबल, नॉट एवरी वन इज वेरी कंफर्टेबल बार चार्ट को देखने में एज कंपेयर टू अ कैंडल स्टिक चार्ट। देखो कितना कंफर्टेबल हो गया है बात। तो क्या है ना, बार चार्ट को थोड़ा सा अगर मैं एडवांस कर दूं तो वही मेरा कैंडल स्टिक है। मैं इसको पूरा पहले कॉपी कर लेता हूं, फिर अपन एडवांस करेंगे इसको। ठीक है, यहां पर क्या होगा पता है, यहां पर है ना, अब ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये भर जाएगा। दिस कंप्लीट एरिया विल बी ग्रीन, पूरा डेड ग्रीन। ठीक है, वो पूरा का पूरा ग्रीन हो जाएगा। और ये जो बॉडी है अब ये ब्लैक हो जाएगी यहां से, ये वाली ऐसी यूजुअली। सिमिलरली ये जो एरिया है, ये वाला एरिया पूरा का पूरा, दिस इंटायर एरिया विल बिकम रेड, दिस इंटायर एरिया विल बिकम रेड एंड द बॉडी विल बिकम ब्लैक। अब देखिए, अब यहां पर सर हमको समझ में तो आ नहीं रहा है कि ओपनिंग कहां पर है, क्लोजिंग कहां पर है। अरे नालायक, ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है ना, ग्रीन कलर की कैंडल है मतलब नीचे खुला है ऊपर बंद हुआ है। ठीक है, रेड कलर की कैंडल मतलब ऊपर खुला है नीचे बंद हुआ है। समझ रहे हो? इसको इसको जैपनीज कैंडल स्टिक चार्ट भी बोला जाता है, जैपनीज कैंडल स्टिक बोला जाता है, ये कैंडल स्टिक चार्ट बोला जाता है। जापान में जब राइस की ट्रेडिंग होती थी तब राइस ट्रेडर्स ने ये कैंडल स्टिक, ये प्राइस लिखने का एक तरीका इन्वेंट किया था। ठीक है, चलिए, तो जो टेक्निकल एनालिसिस है वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। ठीक है, ये तो समझ में आता है, हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन NISM ऐसा बोलता है कि टेक्निकल एनालिसिस, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में मंथली कैंडल बना रहे हो, मान लो ये जो एक कैंडल है पूरी मंथ की कैंडल है, तो आप तो बहुत लंबा व्यू ले रहे हो ना कि अगले 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने बाद प्राइस कैसा रहेगा। समझ रहे हो कि किस रेंज में जाके प्राइस रुकेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए हो, बट NISM बोलता है, करिकुलम बोलता है, तो अपने को मानना पड़ेगा। ठीक है, अब अपन आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पे। तो फंडामेंटल एनालिसिस पे क्या बात होती है पता है? फंडामेंटल एनालिसिस पे बात होती है कि इट इज मेंट फॉर लॉन्ग टर्म, ये बना ही लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, और दूसरा है कि जो प्रॉफिट होता है ना, दैट इज द फंक्शन ऑफ, ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, अब इनसे डरना नहीं है। ये जो कैलकुलस में आप एक बड़ा सा ड्रैगन जैसा एफ देखते हो ना, प्रॉफिट इज फंक्शन ऑफ गुड इन्वेस्टमेंट, राइट एंड एट द राइट प्राइस। अच्छा इन्वेस्टमेंट करो, राइट प्राइस पे करो। इसका मतलब ये फंक्शन ऑफ, यानी प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है कि आपने इन्वेस्टमेंट अच्छा करा है कि नहीं करा है, और वो सही प्राइस पे हुआ है कि नहीं हुआ है। दैट्स इट। समझ रहे हो? दैट इज योर प्रॉफिटेबिलिटी जो डिपेंड करती है। बाकी कॉन्ट्राडिक्ट, ये जो फंडामेंटल एनालिसिस है ये EMH को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। सर ये अब EMH क्या आ गया? EMH का मतलब होता है एफिशिएंट मार्केट थ्योरी हाइपोथेसिस। ठीक है, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का मतलब बताऊं क्या है? एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि जो मार्केट है ना, उसने ऑल इंफॉर्मेशन को डिस्काउंट किया हुआ है। ठीक है, यहां तक तो चलो समझ में आता है कि मार्केट ने सारी इंफॉर्मेशन डिस्काउंट किया हुआ है एंड इट इज इम्पॉसिबल टू बीट इट्स रिटर्न। मतलब आप अल्फा जनरेट नहीं कर सकते, इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, आप एक्स्ट्रा रिटर्न, मार्केट से ज्यादा रिटर्न जनरेट नहीं कर सकते, यहां थोड़ा समझना। ठीक है, एफिशिएंट मार्केट का क्या मतलब है? एफिशिएंट मार्केट का मतलब पता है क्या होता है? एफिशिएंट मार्केट का मतलब ये होता है कि बायर और सेलर जो है ना, उनको सारी नॉलेज है, और जो प्राइस उन्होंने मिलकर डिसाइड करा है वो सबसे बेस्ट प्राइस है उस स्टॉक का। क्या एफिशिएंट मार्केट होते हैं क्या? आपको लगता है कभी स्टॉक मार्केट क्या एफिशिएंट होता है आपके हिसाब से? डू यू थिंक सो? नो, राइट? स्टॉक मार्केट कैन नेवर बी एफिशिएंट। कभी भी एफिशिएंट नहीं रहेगा स्टॉक मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट अगर एफिशिएंट हो गया तो लोग पैसे ही बनाना बंद हो जाएगा। समझना, जैसे एक बात समझना भाई, एक व्यक्ति है, ठीक है, इसको अपन बायर बोलते हैं, मिस्टर ए। ठीक है, मिस्टर ए है। मिस्टर ए ने सुजलॉन को खरीदा जब सुजलॉन का प्राइस 10 रुपए था। 10 रुपए में मिस्टर ए ने सुजलॉन को खरीद लिया। समझ रहे हो? 10 रुपए में जब मिस्टर ए ने सुजलॉन को खरीदा और बढ़ते बढ़ते आज प्राइस 40 रुपए चला गया है। अब मिस्टर ए को बेचना है,
तो मिस्टर ए को बेचने के लिए मिस्टर बी मिल गए। मिस्टर बी ने सुजलॉन को 40 रुपए पे खरीद लिया और मिस्टर ए ने ये 40 रुपए कैश करवा ली अपने नगद, और मिस्टर ए निकल गए घूमने मालदीव्स, पैसा कमा लिया, 4 गुना कर लिया। मुझे एक बात बताओ, क्या आप बोलोगे कि इन दोनों एफिशिएंट प्लेयर है मार्केट के? नहीं। क्या दोनों के पास बराबर इंफॉर्मेशन मौजूद है स्टॉक के बारे में? बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर ए के पास जो इंफॉर्मेशन मौजूद थी उसके हिसाब से 10 रुपए पे घुसना था, और यहाँ पर आते आते उनके हिसाब से ये स्टॉक ओवर वैल्यूड हो चुका है, अब निकलने का टाइम आ गया है। और मिस्टर बी के पास जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है वो इन्फॉर्मेशन कहीं से भी हो सकती है, वो टिप से हो सकती है, उनका खुद का एनालिसिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके हिसाब से बी जो है वो 40 रुपए पे खरीदने को तैयार हो गए। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस जो होता है वो ये अज्यूम कर लेता है कि मार्केट में जो है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिस्काउंट हो चुकी है और अब मार्केट के रिटर्न को बीट करना इम्पॉसिबल है। सब लोगों को सब कुछ पता है मार्केट में, तो कुछ भी अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न जनरेट नहीं हो सकता। समझ रहे हो? जबकि ऐसा नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन हिडन होती है, इन्फॉर्मेशन प्रिसाइज होती है। आज भी इन्फॉर्मेशन, और ये मतलब मैं इलीगल इन्फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड। आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितनी ज़्यादा लर्निंग लोगे, जितना ज़्यादा कंपनी के बारे में रिसर्च करोगे, आपकी इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी उतनी इंक्रीज होती जाएगी। आप उतनी आसानी से मल्टीपल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन को जोड़ के एक स्टोरी बना पाओगे। मोज़ेक एनालिसिस लास्ट सेशन वाला, ठीक है? चलिए, तो फंडामेंटल एनालिसिस जो है ना, दैट इज नथिंग बट इट इज स्टडी ऑफ इकोनॉमिक ट्रेंड्स की, इकोनॉमिक के ट्रेंड की स्टडी करना, कंपटीशन की स्टडी करना, मैनेजमेंट की क्वालिटी की स्टडी करना, फाइनेंशियल पोजीशन की स्टडी करना, कॉस्ट के स्ट्रक्चर कि एक कंपनी है जो सीमेंट बना रही है, तो अच्छा सीमेंट बना रही है तो सीमेंट का वैल्यू चेन क्या होता है? सबसे पहले जिप्सम आता है, फिर लाइमस्टोन आता है, फिर उसको क्लिंकर में डाला जाता है, ठीक है? फिर क्लिंकर में डाल के उसको एशेस को प्रोसेस किया जाता है, जो भी उसमें दूसरे केमिकल्स हैं वो मिलाए जाते हैं, ठीक है? ये सब कॉस्ट स्ट्रक्चर समझना, ये फंडामेंटल एनालिसिस में आता है। तो बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस इज नथिंग बट इट इज एनालिसिस ऑफ इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कंपनी। EIC एनालिसिस बोला जाता है, इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कंपनी, कि मैं तीनों का एनालिसिस कर सकता हूँ, इकोनॉमी का भी कर सकता हूँ, इंडस्ट्री का भी कर सकता हूँ, कंपनी का भी कर सकता हूँ, ठीक है? ये तीनों एनालिसिस पे एक एक पूरा पूरा चैप्टर है अपने सिलेबस में, तो अपन आगे डेफिनेटली इसको कवर करेंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस बताए क्या होता है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब होता है यूसेज ऑफ स्टैट्स एंड क्वांट्स, ठीक है, टू आइडेंटिफाई मिसप्राइसिंग। मतलब मिसप्राइसिंग आइडेंटिफाई करना है, अरे उसने कोई क्वांटिटेटिव मॉडल बना दिया, कोई पाइथन की स्क्रिप्ट रन कर दी कि जब भी प्राइस गलत हो जाए तो तू एग्जीक्यूट कर दे। मिस प्राइसिंग में ही तो पैसा बनता है, क्योंकि मिस प्राइसिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करेक्ट होता है ना। जैसे समझना, कोई स्टॉक है, RIL का स्टॉक है, RIL का स्टॉक है, वो BSE के अंदर और NSE के अंदर अलग अलग प्राइस पे बिक रहा है। BSE के अंदर वो 900 में बिक रहा है, NSE के अंदर 950 में बिक रहा है। तो क्या समझदारी इसी में है कि BSE से खरीद के तुरंत NSE में बेच दो? तुरंत खरीदो और तुरंत बेचो, 50 रुपए बिना कोई रिस्क के कमा लिए ना, इसको आर्बिट्राज बोला जाता है। समझ रहे हो? दो अलग अलग एक्सचेंज पे एक ही शेयर दो अलग अलग भाव में बिक रहा है। सोच के देखो आप, जस्ट इमेजिन करो, क्या ये सिचुएशन आज से 20 साल पहले बनती थी क्या, कि बंबई में शेयर अलग भाव में बिक रहा है, कलकत्ता में शेयर अलग भाव में बिक रहा है? जिनके दोनों जगहों पर अच्छे नेटवर्क हैं, वो कलकत्ता में अगर शेयर 900 रुपए में बिक रहा है और बंबई में शेयर 950 में बिक रहा है, तो क्या करते हैं पता है? फोन पे दोनों जगह लाइन पे एक साथ रहेंगे, कलकत्ता से 1000 शेयर खरीदे और बंबई में तुरंत 1000 शेयर बेच दिए। जो कलकत्ता से खरीदे हुए शेयर आए उसको एज इट इज बंबई में डिलीवर कर दिया, बीच में 50,000 रुपए का मुनाफा बिना कोई कैपिटल लगाए और बिना कोई रिस्क के कमा लिया। यही आर्बिट्राज होता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में मेजॉरिटी जो प्ले होता है वो इसी का होता है, और इस प्ले के लिए ये लोग लीनियर रिग्रेशन जैसे दूसरे मॉडल्स यूज करते हैं। ये आपके करिकुलम का पार्ट है कि लीनियर रिग्रेशन यूज होता है, ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते समय। बिहेवियरल इन्वेस्टिंग, बिहेवियरल अप्रोच ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग का क्या मतलब है पता है? बिहेवियरल, देखो वैसे तो अगर आपको पढ़ना है ना, तो इसके लिए जो सबसे बड़े गुरु हैं बिहेवियरल इन्वेस्टिंग के, दैट इज हु इज नथिंग बट चार्ली मंगर। चार्ली मंगर से बड़ा कोई है ही नहीं, ठीक है? ये बोलते हैं कि जो लालच है, ठीक है, जो हर्ड मेंटेलिटी है, और एक जो आपका ओवर कॉन्फिडेंस है, अगर आपने ये तीनों चीजों को अपनी अपने इन्वेस्टिंग की डिसीजन मेकिंग में लगा दिया तो आपके डिसीजन रॉन्ग हो जाएंगे।
अब समझना है, बोलने में सर आसान है कि आपने तो 20 सेकंड में बोल के इसको ख़त्म कर दिया, ठीक है, लेकिन बिलीव मी, इसको सीखने में लोगों को 70-70, 100-100 साल लग जाते हैं। तब ये सबसे आसान चीज़ है भाई, लालच खत्म कर दो, जो दूसरे कर रहे हो करना बंद कर दो, और ज़रूरत से ज़्यादा चौड़ नहीं होना है अपने को, सब अपने डिसीजन बनाते समय। ये तो पापा भी बोलते हैं करने के लिए, कहाँ कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अभी NISM चाहता है कि आप इतना ही बिहेवियरल अप्रोच ऑफ इन वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखिए, लेकिन आपको अगर और पढ़ना है तो आप चार्ली मंगर के बारे में गूगल सर्च कीजिए, जिनका अभी अभी डेथ हुआ था लास्ट मंथ ही, ठीक है। एंड यू विल बी अमेज्ड बाय हिज पर्सनालिटी कि क्या गजब का उन्होंने काम किया है, और कितना शानदार उन्होंने सबको एजुकेट किया, और क्या लाइफ जी है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट आई वॉन्ट टू डिस्कस वन थिंग विथ यू। अगर यार मेरा ये बोलना है कि अगर आप वाकई में बहुत ज़्यादा सीरियस हो अपने इक्विटी रिसर्च करियर को लेके, तो हम लोगों का इक्विटी रिसर्च कोहर्ट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। एंड आप अगर अगले कोहर्ट का पार्ट बनना चाहते हो तो अभी भी आप लिंक में जाके रजिस्टर कर सकते हो। अगर ऑलरेडी कोहर्ट स्टार्ट हो चुका है तो उसका लाइव रिकॉर्डिंग, जो भी लाइव सेशंस हैं उनकी सारे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लिंक्डइन में अपना गेम बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आप हमारे लिंक्डइन कोहर्ट को भी कंसिडर कर सकते हो। मेरे लिए आज इतना ही था। आप अभी जाके वर्कबुक पढ़िए, वर्कबुक जाके आप वर्कबुक के बाद ये नोट्स पढ़िए, जो मैं नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और साथ में क्वेश्चन बैंक अटेम्प्ट कीजिए। दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।